Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe, keep in contact for more videos and update। लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो हमने देखा था क्या कहते हैं जी, एक हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर पहले डिस्कस की थी, उसके रिलेटेड हमने पास पेपर भी सॉल्व किए और हमने ये भी डिस्कस किया कि इसमें से आपने किस तरह से मैग्नीफिकेशन पावर निकालनी है, किस तरह से वो आपको कोई ऑब्जेक्ट बताएंगे और आपको किस तरह से बताना होगा कि इस ऑब्जेक्ट में से एक माइक्रोस्कोप उसको कितना बड़ा करके दिखा सकता है। ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में देखी थी। इसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी स्ट्रक्चर के रिलेटेड जितने भी अहम एमसीक्यूज थे वो आपको बताए, फिर उसके फंक्शन के रिलेटेड भी हमने सब कुछ डिस्कस किया। ये वो चीज़ें थी जो कि हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने दो बहुत ही अहम चीज़ें करनी है। एक तो साइटोप्लाज्म है जो कि इस मरतबा न्यू ऐड है जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे अहम और ओल्ड टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी सॉल्व करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अगर अभी तक NMD कैट पास पेपर बाय studyhigh.pk जो कि टॉपिक वाइज है, अकॉर्डिंग टू PNC सिलेबस हैं, लेटेस्ट हैं, इनमें लास्ट 10 ईयर्स के UHS, 3 ईयर के नम्स, जबकि लास्ट ईयर 1 ईयर के भी NMD कैट हुआ था। इसके टॉपिक वाइज पास पेपर है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से देखना चाहते हैं कि इसके लास्ट UHS में लास्ट 10 ईयर्स में इसमें से कौन सा MCQ आया था इस टॉपिक में से, तो ये पेपर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि नहीं नम्स में से लास्ट 3 ईयर्स में से इन दोनों टॉपिक में से कौन सा MCQ आया था, दिस पेपर विल हेल्प यू। इसी तरह से लास्ट ईयर, और अगर कहीं पर आप फंस जाते हैं तो सबसे अहम बात हमने इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं जो कि एक्सप्लेन करेंगे कि कोई एक MCQ डिफिकल्ट है जो आपको नहीं आता, उसका B ऑप्शन करेक्ट है तो वो क्यों है। ये तमाम चीज़ें इनमें के अंदर हमने आपको प्रोवाइड की हैं, तो अभी के अभी जाके इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि सबसे पहले बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। चलिए हमारे पास आ गया साइटोप्लाज्म। इसमें से कौन कौन से MCQ आ सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म जो है ये लिविंग है नॉन लिविंग, आपको पता होगा, आपने तो बेसिक पढ़ी है। तो ये लिविंग कंटेंट ऑफ सेल है। दूसरी बात, इसमें 90% जी वाटर होता है। ये मैं थ्योरी करा रहा हूँ क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप पहले थ्योरी समझाया करें उसके बाद फिर डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर जाया करें। तो मैंने भी हर एक स्टूडेंट का अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, हम उसको डील करने की 100% कोशिश करेंगे। बस आपने लाइक मारना है और सब्सक्राइब ठोक देना है, तो ना भी ठोकें कोई बात नहीं, बस लेक्चर सुने आप। तो 90% वाटर होता है। चलिए जी, इसके दो कंपोनेंट हैं जी, एक को हम कहते हैं जी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आ गया। दूसरा जी इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट है, एक सेल मेम्ब्रेन आ गया। चलें जी, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इसका कंपोनेंट नहीं है। खैर चलिए अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के कंटेंट के ऊपर, इसका क्या फंक्शन है। साइटोप्लाज्म के अंदर बेशुमार ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि हैपन होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस सबसे फेमस रिएक्शन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और वेरियस ऑर्गेनेल्स के दरमियान जो सा ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे ये एक आपका सेल है आपके पास, इसके इर्द गिर्द जो सा ऑर्गेनेले हैं, इन ऑर्गेनेले के दरमियान जाहिर बात है कोई चीज़ है जो कि इनको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की हुई है। ये तमाम चीज़ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, एक जो कि सॉल्युबल होता है जिसके अंदर एंजाइम्स भी डिसॉल्व होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, अमीनो एसिड, ये तमाम चीज़ें। तो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। ये जो सा साइटोसोल है ये बनाता है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे आप बैकग्राउंड मटेरियल भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक और नेशनल बुक फाउंडेशन। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर ही ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस होते हैं। चलिए ये तो था बेसिक सा सिंपल सा। अब साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। कहते हैं जी साइटोप्लाज्म के अंदर
दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होते हैं स्मॉल पार्टिकल, एक लार्ज पार्टिकल्स, जिनकी वजह से दो तरह के सोल्यूशन बनते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाते हैं हमारे पास ट्रियो सोल्यूशन, बिल्कुल ट्रियो सोल्यूशन जी, नंबर 1। दूसरा हमारे पास आता है कोलाइडल सोल्यूशन, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। चलिए, दो टाइप के सोल्यूशन आपके पास आ गए, ट्रियो सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। अब बात करते हैं जी ट्रियो सोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले एक तो आता है इसमें जी छोटी छोटी चीजें, गैसेज। अगर आपसे मैं पूछूं कि गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन किसकी एग्जांपल है, कहाँ पे आप रखेंगे, तो ये गैसेज आ जाएंगे ट्रियो सोल्यूशन में। दूसरा हमारे पास इसका आ जाएगा विटामिन, अमाइनो एसिड। तीसरे एक और आगे जी अमाइनो एसिड, अभी मैंने कह दिया अमाइनो एसिड भी ट्रियो सोल्यूशन में आते हैं। तो ट्रियो सोल्यूशन को मजीद जो चीजें बनाती हैं वो छोटी होती हैं, आपने इन चीजों से इनको रिकॉग्नाइज कर लेना है। जैसे आयंस कह सकते हैं आप, सॉल्ट्स। कोलाइडल सोल्यूशन को कौन सी चीजें बनाती हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, मेजर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वाटर तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली प्रोटीन्स होंगी। सो दिस इज सोल्यूशन। अब हम इसमें से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आपको पता लगेगा कि क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट इसका रहता है। ये है आपके पास साइट सेल, जिसके सेंटर में आपके पास एक न्यूक्लियस है, जबकि ये सेल मेम्ब्रेन है। कहते हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का पार्ट है ना, ये नॉन विस्कस होता है, इतना गहरा नहीं होता, ये होता है सोल। तो कोलाइडल सोल्यूशन का वो पार्ट जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, नॉन विस्कस पार्ट, इसको प्लाज्मोसोल भी हम कहते हैं, सोल और प्लाज्मोसोल। जबकि जो सा पेरिफेरल पार्ट होता है ये वाला, ये जेल लाइक होता है, इसको हम जेल कहते हैं, जेल लाइक। ये दोनों पार्ट की इंटरेक्शन इंटरचेंजेबल होते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करते हैं। क्या मैंने बोला, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब आपको मैं चंद एमसीक्यू कराता हूँ, फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी। चलें जी, अब हम चंद एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं, जिसके बाद आपको मजीद इस साइटोप्लाज्म के ऊपर आपकी ग्रिप इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रियो सोल्यूशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रियो सोल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अमाइनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल है, कंपोनेंट है। विटामिन ए, बी, सी, विटामिन सारे इनके कंपोनेंट है। गैसेस, इधर बी डालें पीछे, बी ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेज हैं, ये ट्रियो सोल्यूशन बनाते हैं साइटोप्लाज्म का। एल्ब्यूमिन, इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, ये प्रोटीन है। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रियो सोल्यूशन, सो इट इज अ करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू। So this is not a component of trio solution and it is a correct option of our question. दूसरा MCQ, which of the following is non-living? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो जहां पे लाइफ होगी वहां पे केमिकल रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली हो रहे होंगे। आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के पहले चैप्टर के पहले पेज के ऊपर ही पढ़ा होगा कि लाइफ इज अ कीज लेस केमिकल एक्टिविटी, इस तरह से कोई। तो रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा वो सेल डिवीजन भी करती है। सो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये लिविंग में काउंट की जाती हैं। जबकि सेल वॉल एक बेसिक कंपोनेंट नहीं है, ये पास एमसीक्यूज में भी आप देखेंगे आपके पास जो उनसे पास पेपर हैं। सो ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अगर प्लांट में ये नहीं भी होता तो फिर भी प्लांट जिंदा कर जाते हैं, इसके अलावा गुजारा हो जाते हैं। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यूज। वैसे बेशुमार चीजें होती हैं जो कि नॉन लिविंग को ब्रेक करती हैं, लेकिन उनको हम लिविंग में काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये है आपके पास सन, चलें जी गर्मी बहुत है और एसी भी लगा हुआ तो सन आ गया जी, हम तो कमरे में घुस गए, लेकिन प्लांट का जो सा ये है फ्लावर,
इसके अंदर है हमारे पास ये सेल, सूरज की किरणें आ रही हैं, इसके ऊपर गिर रही हैं, लेकिन ये वैक्यूम है सेंट्रल, लेकिन जो सा हमारे पास इसका था क्या कहते हैं जी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है, इसने यहाँ से जाना है यहाँ ताकि ये ज्यादा रोशनी ले सके। तो अब ये कैसे जाएगा, ये जाएगा साइटोप्लाज्म के थ्रू, जाहिर बात है साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है तो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही जाएगा। तो इसकी जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर मूव कर सकते हैं। उसने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है रिगार्डिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो कल भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये मूव ऑर्गेनेलिज, ये तो मैंने आपको बता दिया, जाहिर बात है ऑर्गेनेलिज को मूव ही करवाती है। इज एन एक्टिव प्रोसेस, माइक्रोफिलामेंट्स हैव अ रोल इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोस्केलेटन की टॉपिक अगर हमने किया तो उसमें देखेंगे माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है। इसको फेडरल में डिस्कस किया या फिर पंजाब में, लेकिन इसका रोल होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में। और ये एक्टिव प्रोसेस है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एंडोसाइटोसिस, इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस, ये सारी बल्क ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या मास मूवमेंट। सो सिंपली आप कह सकते हैं कि मास मूवमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो इस चीज़ को भी आपने बोलना नहीं है। तो ये तीन चीज़ें चार मैंने आपको बता दी, ट्रांसल्यूशन, कोलाइडोसोल्यूशन। कोलाइडोसोल्यूशन क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी इन्वॉल्व होता है, ये तमाम चीज़ें। चलें जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म, इसकी बेसिक ट्रांसल्यूशन के कंपोनेंट हमने स्टडी किए। उसके बाद कोलाइडोसोल्यूशन, इनके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको बता दिया कैसे आ सकता है। इसके फंक्शंस, साइटोसोल सॉल्युबल पार्ट होता है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शंस होते हैं, जेल्स पेरिफेरल पार्ट, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द लिविंग कौन सा, नॉन लिविंग कौन सा, मजीद कोई चीज़ें रह गई होगी तो हम लेक्चर जब ख़त्म हो जाएंगे ना तो उसके बाद जहाँ पे आपकी वीकनेस होगी आपने बता देना है, उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे तमाम लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, और बहुत ही आराम सुकून से इंशाल्लाह करेंगे ताकि किसी का कोई रह ना जाए। चलें जी, साइटोप्लाज्म को ख़त्म करने के बाद अब हम चलते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की तरफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं जी, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ गया, सेल आ गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किधर है, चलें जी, ये हमारे पास एक आ गया, गोल्गी अपरेटस भी हमने ले लिया, फर्ज कर लें। तो इसके बाद अब हमें ड्रा करने, ये एक ये फ्लैटेंड सिस्टम है जो कि हमने ड्रा कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बात याद रखनी है, ये है लार्जेस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी ऑफ सेल। ठीक है, लार्जेस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम। चलें जी, इसके दो अहम कंपोनेंट हैं जो कि आपको पता होंगे। इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज़ की बेसिस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर। कितनी चीज़ों में, दो चीज़ों में। एक क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होगी इसकी दो कंपोनेंट। रफ को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस होती है रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इनकी अपीयरेंस रफ होती है, इसलिए इनको रफ कह देते हैं। इनकी स्मूथ होती है, नहीं होते। चलें जी, इतनी बात तो आपकी बुक में लिखी हुई है। इनकी मेम्ब्रेन्स का एक नेम भी जिनको किस्टर्ना कहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। सो ये भी आपने याद रखना कि इनकी मेम्ब्रेन का क्या नेम है। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं होती है तो इग्नोर मार देना, नहीं तो ना मारे मुझे क्या। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। चलें जी, राइबोसोम्स करते हैं जी प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हो गया जी, राइबोसोम नहीं बनाने, क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन की फॉर्मेशन। ये भी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अभी आपको कंसेप्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं जैसे कि उसके किए थे।
तो स्टूडेंट ने कल कहा था कि पहले बेसिक बता दिया करें, उसके बाद कंसेप्ट की तरफ जाया करें, ऐसे उन्हें डिफिकल्टी फील होती है कंसेप्ट लेते हुए। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो काम है, एक तो लिपिड की मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट समझते हैं कि लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है वो जोन से है, वो शायद सिर्फ इसको ब्रेक करना होता है, नहीं, इसकी सेंसेस, लिपिड सेंसेस जो मेजर फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा काम है इसको डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो हार्मफुल चीजें होती हैं, आपने गलती से कुछ खा लिया, समझ लें कुछ खा लिया आपने, तो वो जाएगा आपके पास इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर पोर्टल सिस्टम के थ्रू आपके लीवर के पास, लीवर इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। मुझे बताएं कि इसने किसके जरिए या कौन से ऑर्गेनेली के जरिए इसको डिटॉक्सिफाई किया। तो ए ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी आपने कह दिया कि जो लीवर के अंदर जो सेल होती है ना, उनके पास एक होता है साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक होता है एंजाइम, उसने कर दिया जी। चलें जी, कुछ बनाना ही ना आपने। फोर्थ ऑप्शन हमने कह दिया जी, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कर दिया। तो सेल जो डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं वो किसके जरिए करती हैं, वो काम है ए ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसमें से एमडी कैट के रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। बेसिक आपको पता लग गई ना, इसमें से आपको पता लग जाएगा कि मॉर्फोलॉजी की बेस पे डिफरेंट टाइप में करते हैं। लार्जेस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसके अलावा दो कंपोनेंट हैं, उसका क्या काम है, इसका क्या काम है। अब हम आपको कंसेप्ट देंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं उनकी जगह कहाँ पर होती है, वो इसके ल्यूमन इसके अंदर होते हैं, इसके सरफेस के ऊपर होते हैं, उनका चेहरा किस तरफ होता है। चलें जी, आपसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइबोसोम्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइबोसोम्स और लोकेशंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें से चंद ऑप्शन है जो कि आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है दे आर प्रेजेंट इन ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा ऑप्शन है दे आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ किसकी, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका इनर सरफेस को हम कहते हैं किस्टर्ना, इनर सरफेस ऑफ किस्टर्ना। दूसरा हम तीसरा कह दिया जी प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ किस्टर्ना। तो ये जो राइबोसोम्स की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ये उसकी आउटर सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। अक्सर क्या होता है कि ये एक और चीज होती है, एक कॉमा डालते हैं, ऑप्शन में दो एमसीक्यू डाल देते हैं। कॉमा डाला, एक कह दिया कि ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फेसिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस। दूसरा इनर सरफेस ऑफ किस्टर्ना एंड फेसिंग टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तीसरा आउटर सरफेस ऑफ किस्टर्ना एंड फेसिंग टूवर्ड्स क्या कहते हैं जी, किसको कह दिया जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह दिया, इसको भी साइटोप्लाज्म कह दिया। चलें जी, करेक्ट ऑप्शन इनमें है सी ऑप्शन। तो एक एमसीक्यू तो आपने के लिए हो गया, आपने याद रखने ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि इनका जो फेस है ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। तो ये चीज़ दूसरा एक कंसेप्ट वो आपको आती होगा। राइबोसोम ने इधर कुछ तैयार कर दिया जी। चलें जी, हमारे पास जारी बात है इनका काम क्या था। चलें जी, आपको न्यूज़ मिली जी, खुशखबरी आई है जी, राइबोसोम्स ने अमाइनो एसिड को आपस में जोड़कर हमारे लिए एक प्रोटीन तैयार कर दी है। अब इस प्रोटीन को क्या करना है, इसको जी गोल्जी के पास भेज देना, वहाँ से हमने फिर आगे भेज देना। तो राइबोसोम की जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं वो किस तरह से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन सबसे पहले तो हमें पता हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो कैसे ट्रांसफर होती है। आया जो से यहाँ से आती है अंदर, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है, पैसिव के जरिए इसके ल्यूमन में आती है, या फिर ल्यूमन में आती ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसको मैं लिखता नहीं हूँ,
तो कंसेप्ट आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आपको बताने हैं, तो अगर इसके एमसीक्यू बनाता रहा तो दूसरे रह जाएंगे। जोन से प्रोटीन इधर फॉर्म हो रही है राइबोसोम के पास अमीनो एसिड को आपस में जोड़कर। इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक होती है रिसेप्टर चैनल प्रोटीन, इसके जरिए ये ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं। तो प्रोटीन कहाँ पर आती है? ल्यूमन के अंदर। और किसके जरिए आती है? चैनल प्रोटीन के थ्रू। सो पैसिव। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम की पोजीशन क्या है और ये प्रोटीन कैसे और किस प्रोटीन के थ्रू अंदर आती हैं। फिर ये ल्यूमन से होते होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लीव करती है थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जाती है गोल्जी के पास, सब चीज़ों के पास। चलें जी, ये दो कंसेप्ट आपके पास हो गए। अब एक और अहम बात है कि आपने देखा ये है आपका सेल, ये है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। ये इसका है न्यूक्लियस, इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं। कुछ प्रोटीन आपने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होती हैं, जैसे इंटेग्रल प्रोटीन्स, यहाँ भी आ गया। ये तमाम चीज़ें अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कुछ एंजाइम्स होते हैं, और हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो ये एंजाइम जो हैं ये भी प्रोटीन्स हैं। तो हमने ये मालूम करना है आपसे कि लाइसोसोम के अंदर जो उनसे एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन करते हैं वो कहाँ पर बनती हैं? जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको बनाना जो काम है वो तो है राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाती हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं? चलें जी, इधर मैं आपको अब बताने लगा हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो सा लाइसोसोम्स है इसकी जो से एंजाइम्स हैं इनकी फॉर्मेशन कौन से राइबोसोम होते हैं? इनकी फॉर्मेशन करते हैं, मैं पहला ऑप्शन आपको देता हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स। दूसरा ऑप्शन आपको मैं देता हूँ फ्री राइबोसोम्स। अब जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि फ्री राइबोसोम क्या होते हैं। सेल के अंदर दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होते हैं फ्री राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, ये फ्रीली घूम रहे होते हैं। दूसरे राइबोसोम वो होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। तो दो एंजाइम में दो राइबोसोम्स हैं, एक जो आज़ाद आवारा घूम रहे होते हैं, दूसरे वो जो कि मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। आपसे मैंने ये पूछा है कि जो से लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं इनको कौन बनाता है? फ्री राइबोसोम्स या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स? जो प्रोटीन्स, जो चीज़ें गोल्जी ऑपरेटर से होके जाती हैं उनको ऑलमोस्ट ऑल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम ही बनाते हैं, जबकि जोन से एंजाइम जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। जोन से रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती हैं, उनके एंजाइम्स को बनाते हैं फ्री राइबोसोम्स। सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट are made by dash type of ribosomes, rough endoplasmic reticulum के ribosomes या फिर free ribosomes। सो ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शंस हैं उनको फ्री राइबोसोम बनाते हैं, जबकि जो उनसे लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं ये पहले जाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के पास, बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो फिर ये पैक होते हैं मेम्ब्रेन की शक्ल में। गोल्जी का क्या काम है कि इसको मेम्ब्रेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इनको मॉडिफाई करना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इनको एक्टिव करना। सो लाइसोसोम के जो से एंजाइम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनाते हैं। अब ये इंटेग्रल प्रोटीन है, इधर कुछ और भी प्रोटीन होंगी, इनको कौन बनाता है? इनको बनाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम्स ही बनाते हैं। अब फर्ज करें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कोई बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसने एंजाइम प्रोटीन रिलीज करनी है ताकि वो इसकी डाइजेशन कर सके, इसको वो तोड़ सके।
इसको कौन बनाएगा? इसको भी बनाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम्स। तो 3 4 5 चीजें आपको मैंने बताई हैं। 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स होते हैं, एक फ्री राइबोसोम्स। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको नोट कर लें इसको, चाहे रहने दें, स्क्रीनशॉट ले लें और सब्सक्राइब मार दें। पहली बात उनसी है, इनको एक तो लाइसोसोम के एंजाइम्स कौन बनाता है? ये बनाते हैं। दूसरा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन अटैच होती हैं इंटेग्रल जो भी, उनको भी इन्होंने बनाना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो प्रोटीन या वेसिकल जो कि सेल से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिनकी पैकिंग करते हैं एक्सपोर्टिंग वेसिकल्स। ये कुछ ऐसे होते हैं कि ये सेल जोन है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए कुछ एंजाइम्स को खारिज करता है, सिक्रीट करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पेनक्रियास जोन है वो भी एंजाइम बनाता है, फिर उनको सिक्रीट करता है ड्यूडेनम के अंदर फॉर द सिक्रीशन। इनको भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम्स ही, राइबोसोम्स ही बनाते हैं। और फ्री राइबोसोम्स वो तमाम एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर वर्क करते हैं, इनको बनाते हैं फ्री राइबोसोम्स। सो एक और कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया जो कि बुक से आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन पास पेपर हम सॉल्व करते हैं वहां पर भी आया हुआ है। अब बारी आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसके मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल सेल्स के अंदर, ये है नॉर्मल बॉडी सेल्स, सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन अमूमन यानी यूँ समझ लें कि मोस्टली जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोन है, इसकी कंसंट्रेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की निस्बत कम होती है। ये फर्ज कर लें रफ है और वो स्मूथ है। लेकिन ऐसे सेल्स जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ज्यादा होता है, उनमें इनकी अबंडेंस ज्यादा होती है। They are more abundant in those types of cells where they are performing a different types of functions। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके 2 काम हैं, एक तो लिपिड वाला जो लिपिड की सिंथेसिस है, ब्रेकडाउन है, इनका काम है। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन वाला। सो डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड जो भी है, सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, ये इनका फंक्शन है। अब हम आपसे पूछता हूं कि लीवर सेल्स के अंदर होती है डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेफिनेटली दूसरे सेल की निस्बत ज्यादा होगी। जबकि इंटेस्टाइनल सेल्स, आपने पढ़ा होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो सी विलाई होती है, ये आपकी इंटेस्टाइन है। विलाई के अंदर एक लिम्फेटिक डक्ट होती है लैक्टियल, यहाँ से फैट्स प्लस क्या कहते हैं ग्लाइसरोल को अब्जॉर्ब किया जाता है। इन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है क्या कहते हैं, लिपिड। ये इंटेस्टाइन या न्यूट्रिशन के अंदर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो लिपिड सिंथेसिस हो रही थी फैट्स प्लस ग्लाइसरोल को आपस में मिलाकर, ये फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब मैं कहता हूं कि आपने खा एमसीक्यूज कैसे बनाते हैं। ये आपने खा लिया क्या खा लिया, आपने कोई लिपिड चीज खानी है ना, क्योंकि हमें लिपिड की सिंथेसिस करानी है। तो ऐसा एमसीक्यू मैं देता हूँ, ये मैं कह दे कि आपने खा ली रोटी, तो रोटी से इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन से लिपिड कैसे बनेगा, आपने तो खाई रोटी है। आपने घी खा लिया जिसके अंदर था फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर गई, वहां से इसने अब्जॉर्ब कर लिया हमारी इंटेस्टाइन ने फैट्स एंड ग्लाइसरोल। हमने करना है इनको कन्वर्ट लिपिड के अंदर। वो सेल का कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि हेल्प करेगा इसकी लिपिड फॉर्मेशन में, ताकि इसको ब्लड के अंदर एंटर किया जाए, या फिर थोरेसिक लिम्फ डक्ट के जरिए हम इसको ब्लड में एंटर करना चाहते हैं। तो वो कौन सा ऑर्गेन करेगा? ए ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, दूसरा ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी दे दिया ऐसा कुछ होते ही नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, लिपिड तो बनते हैं एडिपोज टिश्यू में है, ऐसा कह दिया। डी ऑप्शन मैंने आपसे कह दिया कि जी नहीं जी, इंटेस्टाइन में तो ग्लूकोज ही बस आ सकता है, ग्लाइकोज तो वैसे ही वहां से निकल जाएगा जी। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसलदर टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक और फॉर्म होती है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके पास राइबोसोम नहीं होते। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है लेकिन उसके पास राइबोसोम नहीं होते, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती, वो कैल्शियम को स्टोर करती है। आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में। चलें जी, 2 4 5 काम हमने इसके डिस्कस कर लिए। अब चंद MCQ सॉल्व करते हैं, उससे मजीद कोई कंसेप्ट आपका रह गया होगा तो इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। चलें जी, करते हैं स्टार्ट अब चंद MCQ की प्रैक्टिस। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइबोसोम अटैच टू इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। करेक्ट ऑप्शन में फाइंड करना है, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, ना कि इनर सरफेस। दे सेंसेस प्रोटीन दैट वर्क इन साइटोसोल, ये भी गलत। आपको मैंने बताया कि जो सी प्रोटीन साइटोसोल के अंदर वर्क करती हैं वो फ्री राइबोसोम से बनती है, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनसे बनने वाली प्रोटीन या तो एक्सपोर्ट होती हैं, या फिर लाइसोसोम के अंदर जाती हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं। दैट्स व्हाई दे अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फेसिंग द साइटोप्लाज्म। अगर आपने अच्छी तरह से कान खोल करके लेक्चर लिया होगा तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस बाय देम ट्रांसफर डायरेक्टली टू गोल्गी apparatus, नहीं। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जोन से बनती है प्रोटीन, ये डायरेक्ट गोल्गी के पास नहीं जाती, बल्कि ये पहले आती है ल्यूमन के अंदर। यहाँ से होते होते इनके साथ साथ इनकी मॉडिफिकेशन होती है, इनके साथ शॉर्ट चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अटैच की जाती हैं। फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टाटा कर फिर जाते हैं गोल्गी के पास, ना कि डायरेक्टली। So C is our correct option in this MCQ. Which one function is not related to the endoplasmic reticulum of cell of a human body? Smooth endoplasmic reticulum and rough have different amount in different cells. Plasma cell have high amount of rough endoplasmic reticulum. Liver cells have high amount of smooth endoplasmic reticulum. Interstitial cells of testes have a high amount of dash. इसको अभी मैंने इनकरेक्ट ऑप्शन बताते खुद बनाना है। पहले आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों में आपको क्या समझ आई है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट अमाउंट होती है, मैंने सबसे पहले बात ही ये की थी। जैसे लिवर सेल के अंदर स्मूथ का फंक्शन ज़्यादा तो उनके अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। दूसरा, ये पास पेपर में भी MCQ आ चुका है कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है जो कि आपकी जब अंदर जाता है कोई जरासीम, उनको खिलाफ जल्दी से एंटीबॉडी रिलीज करती हैं। एंटीबॉडीज़ के ये भी प्रोटीन्स हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ लाना प्लाज्मा सेल का काम है। प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए इनको एक अच्छी खासी वेल डेवलप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ अटैच राइबोसोम की नीडल होगी, इसलिए प्लाज्मा सेल हैज हाई अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं लीवर सेल। लीवर सेल का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए इनको किसी ऑर्गेनेल की जरूरत है, ये खुद तो नहीं कर सकते, तो इनके पास हाई एंड अबंडेंट अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। अब इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, आप रिप्रोडक्शन के चैप्टर पढ़ा है, उनका काम क्या है? उनका काम है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, स्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स। तो ये जो स्टेरॉइड्स होती हैं क्या होते हैं? ये तो होती हैं लिपिड, और लिपिड की सिंथेसिस किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ क्या आना चाहिए? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस शुड हैव हाई अमाउंट ऑफ स्मूथ, लेकिन मैं डालता हूँ रफ, क्योंकि क्वेश्चन को तो करेक्ट करना है ना। तो विच वन फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सेल?
तो ये जो बात इन्होंने गलत कर दी है कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस हैज हाई अमाउंट ऑफ लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो फंक्शन होता है स्मूथ के जरिए इंटरस्टिशियल सेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। सो डी इज आवर इनकरेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन।